हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में आता है अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो एक CAPM और एक APT थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग राइट इन्वेस्टमेंट टूल in right portion to generate optimum return from the investment में। इसका मतलब क्या है कि आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इस तरीके से करना कि आपको जो रिटर्न है वो मैक्सिमम मिले, ठीक है ना, और रिस्क कम से कम हो। तो पोर्टफोलियो मीन्स ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर आता है कि इसके पोर्टफोलियो का मीनिंग मैंने बता दिया कि ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी है कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए आपके पास। फिर आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते क्या है। अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बात बताऊं तो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, एक कंपनी खरीद ली, रिलायंस के, टाटा के या किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो जो आपके पास ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी या ग्रुप ऑफ शेयर हो गया उसको हम पोर्टफोलियो बोल देते हैं। और उसका मैनेजमेंट करना, लाइक अगर कोई सिक्योरिटी में ज्यादा रिस्क है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो से, अपने ग्रुप से हटा सकते हो। किसी में ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो उसमें आप उसको ऐड भी कर सकते हो। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन इसलिए इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल या नॉलेज चाहिए, या फिर आप किसी पर्सन को हायर भी कर सकते हो। अगर आप खुद करते हो तो ठीक है, अगर किसी पर्सन को हायर करते हो उसको हम पोर्टफोलियो मैनेजर बोल देते हैं। इस पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले कैपिटल ग्रोथ, यानी कि जितना पैसा आपने लगा रखा है उसकी आप ग्रोथ कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी सिक्योर है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी अगर यहां पर हम लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को मैं PM लिख देता हूं, समझ लेना। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सबसे पहला कैपिटल ग्रोथ, कि जितना पैसा आपने लगा रखा है उसके अंदर क्या हो, कैपिटल ग्रोथ मिलती रहनी चाहिए। फिर आता है सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल, कि जो पैसा लगा रखा है वो सिक्योर तो है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। जितना पैसा आप लगाओ वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी, यानी कि जब आप चाहो तब अपनी सिक्योरिटी को सेल परचेज कर सको। ये लिक्विडिटी भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट आता है मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इन्वेस्टेड इन, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसी सिक्योरिटी के अंदर करनी है जो मार्केटेबल हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। लाइक शेयर की वैल्यू 1 रुपए भी होती है, 100 रुपए भी, 10 रुपए भी, ऐसी चलती रहती है। तो आप अगर 1 रुपए वाली सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगा लेते हो लेकिन वो मार्केटेबल नहीं है तो उसमें पैसा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए ऐसी सिक्योरिटी उस कंपनी के शेयर खरीदो जो मार्केटेबल है, जो ट्रेंड में चल रही है। नेक्स्ट वन आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अगर आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिक्योरिटी के अंदर कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलने वाला है। डाइवर्सिफाई आप कर सकते हो अपना, अगर रिस्क ज्यादा है तो सिक्योरिटी को आप अपने ग्रुप से हटा सकते हो, पोर्टफोलियो से हटा सकते हो, और अगर रिटर्न किसी सिक्योरिटी में ज्यादा तो उसको दोबारा से आप ऐड कर सकते हो। ये आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के अंदर। फिर आता है कंसिस्टेंस रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न, कि जो रिटर्न है वो लगातार मिलते रहना चाहिए। रिटर्न क्या होना चाहिए, लगातार मिलते रहना चाहिए। और फिर आता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये भी आपको करना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल ग्रोथ होनी चाहिए, जितना भी आपने पैसा लगा रखा, सिक्योर होना चाहिए, प्रिंसिपल तो मिलना ही मिलना चाहिए, लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जो मार्केटेबल हो, जिसको आसानी से बेचा या खरीदा जा सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क को आप कम कर सकते हो एफर्ट करके।
कंसिस्टेंट रिटर्न आपको लगातार मिलना चाहिए, और टैक्स की प्लानिंग, यानी कि इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है जिसमें टैक्स की प्लानिंग की जा सके। लाइक अगर आप डेब्ट में लगाते हो पैसा तो वहां से इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती है, इस टाइप से। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। और जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आपको करके जाना है, प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या क्या प्रोसेस हो सकती है? नंबर 1, ग्रिपिंग क्लाइंट इन्वेस्टमेंट गोल, ग्रिपिंग क्लाइंट इन्वेस्टमेंट गोल्स। यानी कि सबसे पहले लाइक अगर कोई पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो तो आपका मेन मोटिव क्या है? जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट इन द सेंस लाइक मैंने अपना पोर्टफोलियो किसी को, हम बोल सकते हैं स्किल्ड पर्सन को हैंड ओवर कर दिया कि आप मुझे पता नहीं है इतना सिक्योरिटी के बारे में, आप पैसा लगाइए मेरी तरफ से। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो सबसे पहले क्या करेगा? मेरी जो नीड है कि मुझे क्या चाहिए, रिस्क ज्यादा चाहिए या रिस्क ज्यादा, इंसान रिस्क भी ज्यादा ले सकता हूं लेकिन अगर रिटर्न ज्यादा हो, या सिर्फ मेरे को आप बोल सकते हो कि अट्रैक्टिव मोड में खेल, एग्रेसिव मोड में खेलना है या फिर सेफ मोड में खेलना है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ग्रिपिंग क्लाइंट इन्वेस्टमेंट गोल एंड फंड अवेलेबिलिटी, और कितना पैसा है उसके पास है, फंड अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, क्लाइंट के पास जितना पैसा है उतना ही तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में उसको ग्रिप करोगे, इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है मैचिंग इन्वेस्टमेंट टू गोल। अब क्या करोगे आप? मैचिंग इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट को मैच करोगे किससे? टू गोल, जो गोल है। आप क्या करोगे? एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आपका क्लाइंट है उसकी इन्वेस्टमेंट यानी पैसा कितना है और उसको चाहिए क्या, उससे क्या करोगे? मैच करोगे, और ऐसे पोर्टफोलियो का सिलेक्शन हम फिर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और फिर आप अपने क्लाइंट को क्या करोगे? रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आप उसको बताओगे कि सर अगर मैं इसमें पैसा लगाएंगे हम तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, इसमें लगाएंगे तो कम रिटर्न मिलेगा, इसके रिगार्डिंग। बैलेंसिंग रिस्क एंड स्टडी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस करना किसका? किसको बैलेंस करोगे? रिस्क एंड रिटर्न को। रिस्क एंड रिटर्न को हम क्या करते हैं? यहां पर बैलेंस करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा डिस्कस एंड डिसीजन मेकिंग, फिर आप क्या करोगे? अपने क्लाइंट से डिस्कस करोगे और डिसीजन मेकिंग पर बात करेंगे हम, डिसीजन मेकिंग। और लास्ट वन, अगर आपके अकॉर्डिंग ना हो तो आप क्या कर सकते हो? किसी सिक्योरिटी को उसमें ऐड कर सकते हो, या किसी सिक्योरिटी से को अपने पोर्टफोलियो से निकाल भी सकते हो। तो चेंजिंग एसेट्स एलोकेशन एट बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, चेंजिंग एसेट्स। तो ये आपको याद रखना, क्या करना? अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो तो क्या करोगे? सबसे पहले अपने क्लाइंट का क्या गोल है वो आइडेंटिफाई करोगे, उसके पास कितना पैसा है वो सब इंफॉर्मेशन आप ले लोगे। फिर क्या करोगे? वो चाहता क्या है, उसका गोल क्या है, प्लस में उसके पास पैसा कहां है, तो वह कहां इन्वेस्ट कर सकता है, इनके उसके गोल के अकॉर्डिंग उसको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस चीज को मैच करते हैं। थर्ड पॉइंट पर फिर आप मैच करने के बाद आप अपने क्लाइंट को बताओगे सर कि यहां हमें पैसा लगाना चाहिए, हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। फिर बैलेंस करते हो आप रिस्क एंड रिटर्न में, कि इक्विटी में लगाएं, डेब्ट में लगाएं, बॉन्ड में लगाएं, किस कंपनी में लगाएं, कैसे लगाएं, उसके अकॉर्डिंग रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करते हैं। फिर डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है लास्ट के अंदर। और फिर अगर आपने जो डिसीजन लिया थोड़े टाइम बाद अगर उसमें कुछ चेंज आता है, आपको लगता है कि नहीं जो एसेट पहले रिटर्न दे रही थी अब रिस्क ज्यादा हो गया उसमें, तो आप उसको निकाल भी सकते हो। तो ये था प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, कि टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइप क्या क्या है। प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये स्टेप वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वहां से थोड़ा इसका ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसको 2 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं, लिखिए शाबाश। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, और नेक्स्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिएशन। ठीक है ना, एक्टिविटी के बेस पर और डिस्क्रिएशन यानी कि विवेक के बेस पर आप बोल सकते हो कि कैसे है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। और डिस्क्रिएशन के बेस पे हम बात करते हैं डिस्क्रिएशनरी और नॉन डिस्क्रिएशनरी। डिस्क्रिएशनरी और नॉन डिस्क्रिएशनरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्टिव बेस पे एक्टिव कैसे होगा, यानी कि जब आप पोर्टफोलियो मैनेजर को ये छूट दे देते हो कि सर आप सिक्योरिटी को रेगुलर बेसिस पे खरीदते बेचते रहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर का मैनेजमेंट कैसे करोगे आप एक्टिव तरीके से, जब आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को ये परमिशन दे देते हो कि सर आप रेगुलर बेसिस पे जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है ना, तो जब हम रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटी को सेल परचेज करते हैं तो वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या है कि आपने एक बार पैसा लगाया और वो फिक्स कर दिया, बस एक बार पैसा लगाकर फिर उसके तरफ ध्यान नहीं दिया कि 1 साल 2 साल बाद में देखेंगे। यानी कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अगर आप उसको डेली चेक कर रहे हो कि शेयर बढ़ा या कम हुआ, सेल परचेज कर रहे हो, बढ़ गया तो हमने सेल कर दिया, कम हो गया तो हमने परचेज कर लिया, तो आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। पैसिव के अंदर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और फिर भूल गए कि आपने खरीदे भी थे, और फिर आप बोल सकते 1-2 साल बाद में आपने जाके चेक किया कि उसका शेयर का प्राइस क्या है, उसको बोलते हैं पैसिव। डिस्क्रिएशनरी का मतलब होता है कि सारे के सारे डिसीजन पोर्टफोलियो मैनेजर अपने बिहाफ पे लेता है, अपने डिस्क्रिएशन, अपने विवेक के बेस पे लेता है। चाहे वो सिक्योरिटी को खरीदना हो चाहे बेचना हो, आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को परमिशन दे देते हो कि जैसा आपको ठीक लगे आप वो काम करो, मेरी रिटर्न बढ़नी चाहिए बस, तो वो डिस्क्रिएशन। नॉन डिस्क्रिएशन का मतलब क्या होता है, सारे डिसीजन आप खुद लेते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर आपको सिर्फ एडवाइस देगा। क्या देगा? एडवाइस दे देगा कि सर आप अब खरीद लो, अब बेच लो, लेकिन लास्ट डिसीजन किसका होगा? आपका होगा। तो फर्क पता चला। एक्टिविटी बेस में क्या है, जब पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलर डे बाय डे सेल या परचेज करता है। पैसिव में एक बार आपकी सिक्योरिटी खरीद ली फिर नहीं देखते उसकी तरफ। डिस्क्रिएशन के अंदर आप पोर्टफोलियो मैनेजर को पूरी छूट दे देते हो कि वो अपने एंड पर सारे डिसीजन ले सकता है। और नॉन डिस्क्रिएशन में पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ आपको एडवाइस देगा और उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसको मानो या ना मानो। ये था इसके टाइप और इसकी इंपॉर्टेंस कहां कहां है। 2-3 पॉइंट करवा देते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर भी, फिर हम बात करेंगे CAPM और इक्विटी पर। ये बेसिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है प्रोसेस या टाइप में, तो आप देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस लिखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन। और थर्ड पॉइंट आता है जिसके अंदर अपना कस्टमाइजेशन। देखिए, हाँ जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू
आप क्या कर सकते हो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन सी होगी, जहां पर रिस्क कम होगा और रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, आप उस सिक्योरिटी में पैसा लगा सकते हो। रिस्क को क्या कर सकते हो, आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो। लेकिन ये कर कब पाओगे, जब आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चूज करते हो, ना कि पैसिव। या फिर कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एसेट को मन करे तभी बेच सकते हो, तभी खरीद सकते हो। ये कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि आपको इतनी सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी सारी कंपनियों की। आपका मन करे तब उसको सेल करो, आपका मन करे तब उसको परचेज करो। ठीक है, ये था आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम जो बात करने वाले हैं CAPM और APT एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां से आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनता है। ये दोनों ही टेक्निक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है। ये रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, रिटर्न को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, उनके बारे में ये बताते हैं। तो लाइए करते हैं स्टार्ट हम अपना। सबसे पहले CAPM, फुल फॉर्म कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कब दिया, 1960 में। किसने दिया, गिवन बाय, लिखिए नाम, जैक ट्रेनोर। दूसरा नाम लिखिए विलियम F शार्पे। विलियम F शार्पे। थर्ड नाम लिखिए जॉन लिटनर। जॉन नेक्स्ट लिखिए जैन मोसिन। इनका योगदान था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को डेवलप करने में। तो ये आपको याद रखना है, कब आया, 1960 में आया, फुल फॉर्म, और ये किसने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो CAPM क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टेमेटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट्स। ये क्या करता है, CAPM इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, मार्केट रिस्क यानी कि रिस्क और इन्वेस्टमेंट के बीच में ये रिलेशन सेटअप करता है। तो आपको ये याद रख लेना है, जिस भी सिक्योरिटी में ज्यादा रिस्क होता है उस सिक्योरिटी के टाइम आप CAPM फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी कि इसके थ्रू आपको ये बता देगा कि आपको उस रिस्की इन्वेस्टमेंट में, रिस्की सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक किसी कंपनी के शेयर ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप इस मॉडल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प करता है रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग। इसका फॉर्मूला है जो बार बार पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो वो भी आपको याद करना चाहिए। लिखिए KE RF प्लस B KM माइनस RF। फुल फॉर्म बताते हैं कि क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। यहां पर KE जो डिनोट कर रहा है वो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या कॉस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, या इसको आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री। ये क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप बोल सकते हो। ये जो शो रिस्क फ्री रेट बोल लो इसको, या रिस्क फ्री एसेट सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये शो करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये किसको शो करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को शो करता है। फिर आता है बी। बी का मतलब यहां पर बीटा है, या इसको स्टॉक रिस्क भी बोल देते हैं, स्टॉक रिस्क भी बोल देते हैं। बी का मतलब यहां पर बीटा है, या इसको हम स्टॉक रिस्क भी बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है। और मार्केट रिस्क प्रीमियम, एक बार सिर्फ ये पूछा गया, इसको मैं यहां पर कर देता हूं, इसको इसे ऐसे शो कर देता हूं, इसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये आपको याद रखना है। केएम का मतलब यहां पर है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट। केएम का मतलब यहां पर क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या है फुल फॉर्म? कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। फिर रिस्क फ्री रेट। देखो रिस्क फ्री रेट क्या होता है? लाइक आज आप 100 रुपए में जो सामान लेके आओगे, एक साल बाद में अगर वही सामान आपको 110 में मिले तो जो 10% है वो क्या है? वो है रिस्क फ्री रेट ऑफ। तो वहां पर हम यहाँ पर 10% लिख देंगे। कितना लिख देंगे? यहाँ पर 10% लिख देंगे कि आज जो 100 रुपए का सामान आ रहा है, एक साल बाद में वही सामान अगर 110 का आए, इसका मतलब 10% इंक्रीमेंट मिला, तो हमें तो कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आज अगर हमारे पास 100 रुपए का हम सामान लेके आ सकते थे, जबकि हमने किसी को पैसे दे दिए उधार, और उसके बाद हमें सिर्फ 110 रुपए मिले, तो आपको कोई भी अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि वो जो 10 रुपए आपको मिले हैं वो है रिस्क फ्री रेट, वो तो आप कहीं से भी ले सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जो आगे का पोर्शन बच गया ये वाला, इसको बोलते हैं केएम माइनस आरएफ, यानी कि मार्केट रिटर्न और आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इनको अगर मैं लेस कर देता हूं तो बन जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। लेकिन अगर इस पूरे की बात करता हूं, कंप्लीट की, अगर हम इस कंप्लीट की बात करें तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टर टेकिंग ऑन एडिशनल रिस्क। ये तो सिंपल रिस्क हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये जो इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर टेकिंग एन एडिशनल रिस्क। ठीक है ना? यानी कि ये तो नॉर्मल है, कहीं भी आप लगा लो, इतना पैसा तो आपको एफडी के रूप में मिल ही जाएगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में मिल जाएगा, कि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उतना पैसा तो कम से कम एफडी में मिलता ही है। तो ये तो रिस्क फ्री था। अगर आप उससे ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये है आपका एडिशनल रिस्क। अगर आप एज ए इन्वेस्टर एडिशनल रिस्क लेते हो तो ये इसके अंदर आ जाता है। तो ये पूछा जाता है, अलग अलग पूछा जाता है। लाइक ये पूछ लेगा कि किसको डिनोट करता है, तो आप बोलोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। आरएफ का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रेट को, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दिखाता है। बी का मतलब यहाँ पर बीटा या स्टॉक रिस्क होता है। और केएम का मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट सिक्योरिटी होता है। और आरएफ का मतलब वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, और इसको कंप्लीट को हम बात करें तो ये एडिशनल रिस्क जो इन्वेस्टर ने लिया है उसको शो कर रहा था। हाँ जी, इस फॉर्मूले में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो फॉर्मूले के रिगार्डिंग। हो जाएगा ये तो? ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब इसके रिगार्डिंग आगे हम पढ़ते हैं इसी के अंदर सीएपीएम के अंदर कि क्या कुछ होता है ये सिस्टम। सबसे पहले ये हो गया आपका। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका अजम्पशन के बेस पर। किसके बेस पर बनता है? अजम्पशन। इसकी अजम्पशन पूछ लेता है, यानी कि सीएपीएम होता क्या है, इसकी अजम्पशन क्या है, इसका फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं इसकी अजम्पशन। अजम्पशन ऑफ सीएपीएम।
पीएम। हाँ जी, पहली अजम्पशन ये बताता है परफेक्ट कंपटीशन को, परफेक्ट मार्केट बोल लो आप, यानी कि जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशन पढ़ते हैं, सारी की सारी अजम्पशन यहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है। लाइक इन्वेस्टर का जो रेशनल बिहेवियर होता है, किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, फ्लक्चुएशन कॉस्ट नहीं होती, या आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, इन्वेस्टर बिहेवियर, रिस्क, रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट फंडामेंटल, ये सारे के सारे इसकी अजम्पशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सीएपीएम की अजम्पशन के बारे में, अगर ब्रॉडली बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एफिशिएंट मार्केट अजम्पशन, परफेक्ट मार्केट बोल लो, या इसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंट मार्केट अजम्पशन। इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है उसका बिहेवियर क्या होता है, रेशनल होता है। सभी इन्वेस्टर एक साथ सोचते हैं, इसका मतलब वो एक्सपेक्टेड चाहे रिटर्न हो तो सभी सोचेंगे कि इतनी ही रिटर्न मिलेगी, चाहे रिस्क हो। ठीक है, सारा का सारा सभी इन्वेस्टर क्या होते हैं, एक साथ सोचते हैं। सभी के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, कोई टैक्स नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, और एक अकेला इन्वेस्टर पूरी मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता। ये सारी की सारी कंपटीशन, सारी की सारी अजम्पशन वहां चलती है। इंडिविजुअल कैन बोरो एंड लैंड एट ए रिस्क फ्री रेट, यानी कि वो पैसे किसी से लेने हो या किसी को देने हो तो रिस्क फ्री रेट पर आसानी से खरीद परचेज कर सकता है। तो ये आपको याद रखना, पहली में परफेक्ट मार्केट, या फिर इकोनॉमिक्स वाला याद रखना, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की जो अजम्पशन थी वो आपका काम हो जाएगा यहां से। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है, वो आता है इन्वेस्टर प्रेफरेंस। इन्वेस्टर प्रेफरेंस यानी कि इन्वेस्टर किसको प्रेफर करेगा, तो याद रखना जिस भी सिक्योरिटी से हाई रिटर्न मिलेगा उसको वो प्रेफर करता है, और जिस सिक्योरिटी से उसको लेस रिटर्न मिलेगा उसको वो निग्लेक्ट करता है या अवॉइड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को प्रेफर करता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो हाई रिटर्न है उस चीज को प्रेफर करेगा। अगर मैं रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जिस सिक्योरिटी में रिस्क कम है उसको प्रेफर करेगा। तो ये 2 अजम्पशन थी सीएपीएम की जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया आपका यहां पर। इसके अलावा रिस्क को जो मेजर करते हैं, रिस्क 2 तरीके का, सिस्टेमेटिक रिस्क और अनसिस्टेमेटिक रिस्क। सिस्टेमेटिक रिस्क को हम अनडाइवर्सिफाइड रिस्क भी बोल सकते हैं, और अनसिस्टेमेटिक को हम डाइवर्सिफाइड रिस्क भी बोल देते हैं। इसको सिस्टेमेटिक को हम रेलिवेंट रिस्क भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेलिवेंट रिस्क भी बोल देते हैं। तो जो आपका सिस्टेमेटिक रिस्क है ये वाला, इसकी स्टडी हम करते हैं सीएपीएम में। किसमें करते हैं, सीएपीएम में हम सिस्टेमेटिक रिस्क को लेकर चलते हैं, ना कि अनसिस्टेमेटिक रिस्क को लेकर चलते हैं। सिस्टेमेटिक रिस्क लाइक पूरे सिस्टम पर इंप्लीमेंट होता है, जिसको एक फर्म या एक इन्वेस्टर चेंज नहीं कर सकता। इसका इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ता है। लाइक अगर कॉटन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कोई टैक्स स्लैब बना दिया कि अब पहले 5% लगता था, 28% लगेगा, तो वो हर फर्म पे लगेगा, तो हर फर्म के लिए रिस्क होगा। लेकिन अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऐसा होता है जो फर्म टू फर्म वेरी करता है। किसी फर्म के लिए वो रिस्क हो सकता है तो किसी फर्म के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो हम जो लेके चलने वाले हैं वो क्या है, सिस्टेमेटिक रिस्क या फिर रेलिवेंट टाइप रिस्क को हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये था आपका इसकी अजम्पशन क्या क्या है, सिस्टेमेटिक रिस्क में क्या क्या आता है। देखिए सिस्टेमेटिक रिस्क में आता है जैसे इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज कर दे आरबीआई, वो आ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाए या इनके महंगाई हो जाए या मंदी आ जाए तो उसका भी इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। तो ये याद रख लेना। ठीक है, ये था आपका सिस्टेमेटिक रिस्क से रिलेटेड। अब जो सिस्टेमेटिक रिस्क कितना रिस्क है, इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है बीटा की हेल्प से। इनके बीटा क्या करता है,
सिस्टेमेटिक रिस्क को मेजर करने का एक टूल है, औजार है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि बीटा का रोल है। देख, बीटा के बारे में पढ़ते हैं। इसने बोला कि मार्केट बीटा को 1 माना गया है। क्या माना गया है? यहां पर लिख देता हूं मैं, मार्केट बीटा इक्वल टू 1। मार्केट बीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं पूरी मार्केट को 100 मानता हूं या 1 मानता हूं तो ये होता है। तो जो फर्म का बीटा है वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, फर्म का बीटा मोर देन 1 भी हो सकता है, फर्म का बीटा लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर 1 का मतलब मार्केट बीटा, यानी कि फर्म का बीटा और मार्केट के बीटा में क्या रिलेशन है? बीटा मतलब रिस्क। ठीक है ना? कि मार्केट के अंदर कितना रिस्क है और आपका रिस्क कितना है। तो अगर मार्केट के अंदर जितना रिस्क है उतना ही आपका रिस्क हो तो इसका मतलब होता है स्टॉक इज एज रिस्की एज द मार्केट, कि जहां पर भी आपने पैसा लगाया है, स्टॉक रिस्क एज रिस्की एज द मार्केट। ठीक है ना? स्टॉक रिस्क कैसा है? स्टॉक रिस्क का मतलब आपका फर्म का रिस्क कैसा है? जैसे मार्केट का रिस्क है उतना ही सेम रिस्क है, इक्वल रिस्क है। तो इसका मतलब 1, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट बीटा या मार्केट रिस्क को मैं अगर 100% यानी कि 1 मान के चलता हूं तो ऐसे ही स्टॉक रिस्क यानी कि इंडिविजुअल फर्म का रिस्क भी क्या हो गया? 1 है। तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बीटा मोर देन 1 कब होता है? जब स्टॉक रिस्क इज रिस्कियर देन द मार्केट, यानी कि स्टॉक रिस्क क्या होगा? ज्यादा रिस्की होगा, मोर रिस्क बोल देता हूं। स्टॉक रिस्क इज रिस्कियर देन द मार्केट, यानी कि मार्केट में तो रिस्क है कम और आपकी सिक्योरिटी में रिस्क है क्या? ज्यादा। तो स्टॉक रिस्क इज रिस्कियर देन मार्केट। ठीक है? या मोर रिस्क देन मार्केट आप बोल सकते हो। और इसके अलावा आता है लेस देन 1, कहने का मतलब है स्टॉक इज लेस रिस्की देन मार्केट। स्टॉक इज लेस रिस्की देन मार्केट, कि मार्केट से कम रिस्क है। और यहां पर लिख सकता है स्टॉक इज मोर रिस्की देन मार्केट। बस मार्केट 1 किसको डिनोट कर रहा है? मार्केट रिस्क को। अगर ये किसको डिनोट कर रहा है? बेटा आपकी फर्म की। तो अगर आपकी फर्म में रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है, तो इसका मतलब आपको ये सोचने का पॉइंट है। ठीक है? ये कंडीशन चल जाती है आपकी, ये कंडीशन भी सही है, लेकिन ये कंडीशन आपके लिए डेंजरस है कि मार्केट में तो सभी का रिस्क कम है और सिर्फ आपका रिस्क ज्यादा है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह स्थिति है। तो आपको ये याद रख लेना है। हो जाएगा? तो ये था आपका CAPM के बारे में। CAPM कब आया? 1960 में। किसने दिया था वो हमने पढ़ लिया। फुल नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी अजम्पशन क्या है, और स्टॉक रिस्क किस टाइप का, CAPM किस टाइप का रिस्क को मेजर करता है? सिस्टेमेटिक को। उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? बीटा से। बीटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी बोल लो, यहां पर सिंपल बी भी लिख रखा है तो भी बीटा को डिनोट कर रहा है। मार्केट का बीटा क्या होता है? आप बोलोगे 1। अगर मैं बोल देता हूं कि बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब नो रिलेशन इन स्टॉक, नो रिलेशन इन स्टॉक रिस्क एंड मार्केट रिस्क, कि मार्केट रिस्क और स्टॉक रिस्क में कोई रिलेशन नहीं है। मान लिया कि आप तो क्लोथ से रिलेटेड फर्म है और एक फूड से रिलेटेड मार्केट रिस्क चेक करें तो ये काम की बात नहीं है। तो कोई अगर रिलेशन ना हो तो ये क्या कहलाता है आपका? नो रिलेशन इन स्टॉक रिस्क एंड मार्केट रिस्क। अच्छा, एक अगर बीटा में बात करता हूं, बीटा अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपल समझने के लिए, स्टॉक रिस्क बोल रहा है, फर्म रिस्क बोल देता हूं एक तरफ, और एक तरफ मैं लिख देता हूं मार्केट रिस्क। ठीक है? तो पॉजिटिव का मतलब कि फर्म का रिस्क बढ़ रहा है तो मार्केट का रिस्क भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव बीटा आएगा। फर्म का रिस्क कम हो रहा है तो मार्केट का रिस्क भी कम हो रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव बीटा आएगा। अगर बीटा को नेगेटिव बोलता हूं, इसका मतलब फर्म का रिस्क बढ़ रहा है, मार्केट रिस्क क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव में आएगा।
या फर्म का रिस्क तो कम हो रहा है और मार्केट का रिस्क क्या है, ज्यादा हो रहा है, तब भी नेगेटिव में आएगा। और बीटा जीरो का तो मैंने बता ही दिया कि अगर कोई रिलेशन ना हो तो यहां पर जो स्टॉक रिस्क है वो फर्म रिस्क को शो कर रहा है, ठीक है, और वो मार्केट रिस्क हो गया आपका, मार्केट रिस्क सिंपल हो जाएगा यहां पर। तो ये ऐसे भी रिलेशन पूछ सकता है वन के रिगार्डिंग और ये ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना दोनों का दोनों ही। ये था आपका सीएपीएम के रिगार्डिंग, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एपीटी के रिगार्डिंग। और छोटा सा टॉपिक है, इसी के साथ अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सीएपीएम हम कर चुके हैं। एपीटी की फुल फॉर्म आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इसको भी कर लेते हैं। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये आपको याद रखना है कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, कब दी थी ये, 1976 में। किसने दी थी, स्टीफन रोस ने। किसने दी थी, स्टीफन रोस ने दी थी। ये याद रख लेना है किसने दी थी, स्टीफन रोस ने। और इसके बारे में अगर बात करते हैं कि होता क्या है, पहली बात ये थ्योरी सीएपीएम पर इंप्रूवमेंट है, यानी कि सीएपीएम, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट ऑन सीएपीएम थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो आप। एपीटी इज द इंप्रूवमेंट ऑन सीएपीएम, ठीक है। यानी कि सीएपीएम में हम सिर्फ एक फैक्टर को लेकर चले थे, मार्केट रिस्क। किसको लेकर चले थे, मार्केट रिस्क को। लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर लेते हैं, ठीक है। देखो इसके देखो सीएपीएम में हमने किसमें रिलेशन दिखाया, मार्केट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। और इसके अंदर हम जो रिलेशन दिखाएंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड मार्केट रेट रिस्क में लिखकर यहां पर लिख देता हूं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखा मैंने, इनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यहां पर सिर्फ मार्केट रिस्क को कंसीडर नहीं कर रहा, बहुत सारे रिस्क को एक साथ कंसीडर कर रहा है, यही इसकी एजम्पशन है। यानी कि अगर आपको सिंगल फैक्टर के बारे में पढ़ना है तो सीएपीएम पढ़िए, अगर आपको एक मल्टी फैक्टर के बारे में पढ़ना है तो वहां पर सीएपीएम काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर लेके चलता है, मार्केट रिस्क को। जबकि एपीटी में मार्केट रिस्क के अलावा बहुत सारे फैक्टर और आते हैं, ठीक है। यही हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको याद रखना हो जाएगा ये भी। तो सीएपीएम तो हमने कर लिया। एपीटी क्या है, एपीटी इज ए मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल बेस्ड ऑन द आइडिया दैट an asset return can be predicting using the linear relationship between expected return, इसके बारे में, expected return के बारे में, and a number of macroeconomic variable that capture systematic risk। और ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल या फैक्टर जो क्या करते हैं, ये सिस्टेमेटिक रिस्क को कंसीडर करते हैं। ये भी सिस्टेमेटिक रिस्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सिस्टेमेटिक रिस्क से रिलेटेड। लेकिन वहां पर सिर्फ एक फैक्टर था, यहां पर एक से ज्यादा फैक्टर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कर लेते हैं, फिर इसके जंक्शन वगैरह भी कर लेंगे। एपीटी का फॉर्मूला कीजिए। एपीटी एनालिसिस का हम फॉर्मूला कर लेते हैं, लिखिए। एसेट प्राइस या एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर मान लो कोई सिक्योरिटी एक्स है तो ये तो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसेट प्राइस भी बोल सकते हैं। एसेट्स का प्राइस क्या हुआ, ठीक है ना, एसेट प्राइस भी बोल सकते हैं आप इसको। इक्वल टू वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट किसको डिनोट करता है जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, प्लस में
बीटा ऑफ रिस्क फैक्टर 1 और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न प्लस में बीटा, इसको डिनोट कर दिया यहां पर बीटा को। अब इसमें एक से ज्यादा फैक्टर है तो बीटा फैक्टर 1 का, और आरपी का मतलब होता है कि आपकी रिटर्न, कुछ भी डिनोट कर लो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है इसकी 1 की, प्लस में बीटा दूसरे का और फैक्टर दूसरा, प्लस में ऐसा चलता रहेगा कब तक, जितने फैक्टर आपके पास दे रखे हैं बीटा एन, और रिटर्न जो हो रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ये एन तक चलता रहेगा ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, कर लोगे। तो यहां पर आरपी का मतलब है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। आरपी का मतलब क्या है यहां पर, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ठीक है, या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट सिक्योरिटी आप बोल सकते हो। और बी का मतलब यहां पर स्टॉक रिस्क या बीटा बोल सकते हैं आप इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्टॉक रिस्क या बीटा बोल सकते हैं आप। ये इसका फॉर्मूला है। तो वहां पर सिर्फ एक फैक्टर था, यहां पर क्या है एक से ज्यादा, तो जितने फैक्टर उतने का अलग अलग बीटा निकालोगे आप। लाइक आपने गोल्ड में लगाया तो गोल्ड का बीटा, आपने गेहूं में लगाया व्हीट में लगाया तो व्हीट का बीटा, आपने राइस में लगाया तो राइस का बीटा। तो जितने फैक्टर आप ले रहे हो उनका ही बीटा आपको निकालना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है। एपीटी का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। एपीटी क्या कुछ होता है तो उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं, इसकी अजम्पशन वगैरह क्या कुछ होता है, ये इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी अजम्पशन ये लिख देता हूं, ये हो जाएगा ना यहां तक। तो क्वेश्चन करके देखें इसका एक, बस फॉर्मूले में पुट करना है, चाहे सीएपीएम पूछे जाए चाहे ये पूछा जाए। लाइक देखिए, अगर मान लिया जीडीपी दे रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लेने ना, जीडीपी का एक तो मिलेगा बीटा और एक आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। जीडीपी का मिल सकता है, ऐसे एक फैक्टर हो गया। ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट दे सकता है, क्या दे सकता है, इन्फ्लेशन रेट दे सकता है, उसका भी एक बीटा मिलेगा और ऐसे ही उसकी रिटर्न भी मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं थर्ड फैक्टर लेके चलता हूं, जिसको गोल्ड प्राइस का यानी गोल्ड का ले लेता हूं, तो वैसे ही गोल्ड का बीटा और वैसे ही गोल्ड के अंदर आपको कितनी रिटर्न मिलने वाली हो। या हम ले सकते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स ले सकते हैं किसी चीज का, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, इसका इंडेक्स ले लेते हैं, इसका बीटा कितना है और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को। लाइक इसका बीटा दे दे 0.6 और रिटर्न दे दे 4%, कितनी दे दे 4%, और इन्फ्लेशन रेट का बीटा अगर दे दे 0.8 और 2% रिटर्न, 0.8 और 2% रिटर्न। ऐसे ही गोल्ड का बीटा अगर दे दे देखो माइनस में दे दिया, किसमें दे दिया माइनस, तो आपको माइनस ही लेके चलना है। और रिटर्न कितना है, रिटर्न है 5%, कितना है 5%। और ऐसे ही स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स का बीटा दे दिया 1.3 और 9%, 1.3 और आपका 9%। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसके अंदर पुट करना है। तो रिस्क फ्री रेट दे दिया, ये तो आपके दे रखे थे मैक्रो फैक्टर, क्या दे रखे थे मैक्रो फैक्टर, और एक आपका रिस्क फ्री रेट दे रखा है, वो दे रखा है 3%, कितना दे रखा है 3%। तो आपको क्या करना है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, इसमें से 2 फैक्टर दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है और भी ज्यादा दे सकता है। नॉर्मली 4-5 ही देता है। और मार्केट रिस्क अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना। तो यहां से हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ईआर सिक्योरिटी लगा देते हैं किसी का भी। आरएफ कितना दे रखा है 3%, कितना दे रखा है 3%, तो ये आपको याद रख लेना 3%। प्लस में बीटा 1, सिक्योरिटी का बीटा 1 कितना है 0.6 मल्टीप्लाई 4%, प्लस में 0.8 मल्टीप्लाई 2%, प्लस में -0.7 इंटू 5%, फिर और ऐड करना पड़ेगा क्या 1.3 इंटू 9%, ठीक है। बस आपको सिंपल इसको ऐड करना है और ऐसा करने से आ जाएगा 3 प्लस में 2.4 1.6, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, ये 2.4 प्लस में 1.6 और आप इसको सोल्व करोगे तो -3.5 और 11.7, 3.5 प्लस में 11.7,
15.7 ये आपके पास आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15.2। अगर और सोल्व करना है तो 18.7 माइनस 3.5 तो ये आपके पास आएगा 15.2%। कितना आ जाएगा? 15.2%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो सीएपीएम का था वो या एपीटी का है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा तो सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो आपको ये कंसीडर करना है। तो ये हमने कर लिया एपीटी क्या होता है। ठीक है, एपीटी के अंदर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो बहुत सारे होते हैं उनका रिलेशन शो करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी कुछ अजम्पशन के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ ये होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अजम्पशन ऑफ एपीटी। पहली अजम्पशन क्या होगी इसके अंदर कि एपीटी अज्यूम मार्केट समटाइम मिस प्राइस सिक्योरिटी। मार्केट समटाइम मिस प्राइस दी सिक्योरिटीज। हाँ, सीएपीएम की एक अजम्पशन थी कि सर परफेक्ट कैपिटल मार्केट या परफेक्ट मार्केट होती है, हर किसी को नॉलेज होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये ऐसा नहीं मानता, ये मानता है कि कई बार मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये परफेक्ट मार्केट को अज्यूम नहीं करता, ये आपको याद रख लेना है। तो यानी कि मिस प्राइस होता है सिक्योरिटी के अंदर। अब मिस प्राइस होता है तो इसी का बेनिफिट कौन उठाते हैं? आर्बिट्रेजर। कौन उठाते हैं? आर्बिट्रेजर। तो जहां पर सिक्योरिटी सस्ती होगी वहां से खरीद लेंगे और जहां पर सिक्योरिटी महंगी होगी वहां पर क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो ऐसे वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। ये याद रख लेना आपको, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा इसकी जो अजम्पशन थी कि नो रिस्क फ्री ऑपरेशन, कि इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है वो रिस्क फ्री नहीं होता। तभी तो आर्बिट्रेज इसके अंदर खेलते हैं ना, कि आर्बिट्रेज एक सिक्योरिटी के अंदर प्राइस कम है, एक जगह दूसरी जगह सिक्योरिटी का प्राइस ज्यादा है, तो ये काम होता है, तभी इसके अंदर रिस्क फ्री ऑपरेशन नहीं होता, रिस्क बना रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये इसकी अजम्पशन थी जो हम लेके चलते हैं। और एपीटी के अंदर मल्टीपल फैक्टर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं इनको डिटेल में हम बताएं तो, जैसे इंटरेस्ट रेट हम बोल सकते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट और हाँ जी इन्फ्लेशन हो सकता है, इसके अंदर परचेजिंग पावर हो सकती है इसके अंदर। ये सारे के सारे आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना, मल्टीपल फैक्टर के अंदर आप लाइक इंटरेस्ट रेट लिख सकते हो, इन्फ्लेशन रेट लिख सकते हो। ठीक है, या इन्वेस्टर का नजरिया चेंज होना, सभी इन्वेस्टर का नजरिया चेंज होना, वो भी आप एपीटी के अंदर लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? चूज देयर ओन रिस्क पोर्टफोलियो। यानी कि देखिए बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, तो कोई हो सकता है कुछ फैक्टर कौन सी कंपनी पे इफेक्ट डाले, कौन से फैक्टर कौन सी कंपनी पे इफेक्ट डाले। यानी कि हर कंपनी अपने पोर्टफोलियो में 5-4 जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है उनको लेकर चलती है। तो इसलिए कंपनी टू कंपनी ये देखो फैक्टर तो इफेक्ट सेम डालेगा, लेकिन कुछ फैक्टर किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कुछ फैक्टर किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए एक जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को खुद मैनेज कर सकता है, चूज कर सकता है। ये था आपका एपीटी के रिगार्डिंग, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें इतना ही है और ज्यादा नहीं करना आपको। हाँ, फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे के सारे फैक्टर इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा कंसिडर ध्यान रख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा हमने क्या क्या कर लिया? एपीटी की अजम्पशन क्या क्या है,
एपीटी का फॉर्मूला हमने कर लिया, एपीटी का एमसीक्यू कर लिया। अब हम कर लेते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस। छोटा सा पोर्शन रह गया अपना, बस फिर लेक्चर ओवर होने पे ये सीएपीएम और एपीटी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि फैक्टर, अगर मैं बात करता हूं कि जी फैक्टर, इसमें कितने फैक्टर होते हैं? 1, इसमें मोर देन 1, ये याद रखना आपको। दूसरा अगर मैं बात करता हूं टाइम यूज, अब एक ही फैक्टर है तो लेस टाइम यूज, और ये है तो मोर टाइम यूज। अगर मैं बात करता हूं एक्यूरेसी की, तो इसमें क्या होगा? लेस एक्यूरेसी, क्योंकि एक ही फैक्टर है, इसमें मोर एक्यूरेसी। अगर मैं बात करता हूं कि प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एपीटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक्यूरेसी इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर के बेस पे हम डिसीजन नहीं लेते। और लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, व्हाट मॉडल टू बी चूज बिटवीन सीएपीएम और एपीटी। इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए जी आपको? सीएपीएम और एपीटी में से कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए? तो ये बोलता है ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। हेडिंग डालिए, व्हाट मॉडल टू चूज बिटवीन सीएपीएम एंड एपीटी। हाँ जी, कुछ फैक्टर कंसीडर करने हैं। पहला आता है इसमें लेवल ऑफ रिस्क। लेवल ऑफ रिस्क 4 ही फैक्टर हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर ड्यूरेशन फॉर प्राइस द एसेट, ड्यूरेशन। थर्ड आता है इसके अंदर एक्यूरेसी, और फोर्थ आता है इसके अंदर एसेस पाउंड। ठीक है, लेवल ऑफ रिस्क। हाँ जी, रिस्क किसमें ज्यादा होगा? एपीटी या सीएपीएम? रिस्क ज्यादा किसमें होगा? एपीटी के अंदर जो रिस्क होगा वो क्या होगा? मोर रिस्क। क्यों? क्योंकि हम सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं। लेस रिस्क, क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर को लेके चलते हैं, ये आपको याद रखना है। ड्यूरेशन, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? हाँ जी, टाइम किसके अंदर ज्यादा लगेगा? एक में टाइम ज्यादा लगेगा और एक में टाइम आपका कम लगेगा। तो टाइम एपीटी में ज्यादा लगता है और इसमें क्या लगता है? कम लगता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक्यूरेसी एपीटी की ज्यादा आएगी क्योंकि इसमें ज्यादा फैक्टर लेते हैं। सीएपीएम की कम आएगी क्योंकि इसमें कम फैक्टर लेते हैं। एसएस, एपीटी के अंदर आप कितने फैक्टर को कंसीडर कर रहे हो? ठीक है, और सीएपीएम के अंदर देखो, अगर आप बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर कर लेते हो, यानी कि एसएस का मतलब आपकी पहुंच में होना, लाइक इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो, तो आप एपीटी यूज कीजिए। अगर फैक्टर तक आपकी पहुंच नहीं है तो आप सीएपीएम यूज कीजिए। ये तो था इसके रिगार्डिंग। अब एक और इसमें टॉपिक बनता है कि अगर सिंगल इन एसेट हो, सिंगल एसेट हो या फिर पोर्टफोलियो ऑफ एसेट हो, तो कौन कौन सा यूज करना चाहिए? अगर सिंगल एसेट है तो वहां पर आपको एपीटी यूज करना चाहिए, पोर्टफोलियो है वहां पर आपको सीपीएम यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जी? क्योंकि मल्टीपल पोर्टफोलियो के अंदर तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है। मल्टीपल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सीएपीएम लेते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक फैक्टर लेना है, मार्केट रिस्क। और अगर आपके पास सिंगल एसेट है तो आप उसके कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली, तो एपीटी भी यूज कर सकते हो एक ही एसेट के रिगार्डिंग। लेकिन एक से ज्यादा एसेट है आपके पोर्टफोलियो में तो आप वहां पर सीएपीएम का यूज कीजिए। तो ये आपको याद रखना था, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।